पुराने ज़माने में आपने देखा होगा हमारी अम्मियाँ क्या करती थी, पानी स्टील की देगची में रख देती थी। मगर हीटर कौन सा वाला, वो जो एयर वाला हीटर है देखिए या वो इलेक्ट्रिक हीटर? ये आपके गैस वाला हीटर, क्योंकि हमारे यहाँ गैस वाला ही ज़्यादा अवेलेबल है। बिजली की वजह से हीटर्स तो बड़े मुश्किल हैं, लेकिन उसमें अक्सर हीटर्स में ह्यूमिडिफायर भी मौजूद होते हैं। ठीक है, सैल्बुटामोल और इस तरह की मेडिसिन हैं कुछ, ये इप्राट्रोपियम, ये काफ़ी मुश्किल नाम है, लेकिन ये कुशादा करती हैं नालियों को, जो सीटियों की आवाज़ आती है उससे रोकती हैं। इसके अलावा हम नॉर्मल सलाइन से कर सकते हैं। नॉर्मल सलाइन जो है हमारी ये जो बलगम को थिक होने से रोकता है, इसको लिक्विफाई करता है, तो इससे भी नेबुलाइजेशन अकॉर्डिंग टू द डोज ऑफ द एज जो है हम करके तो वो भी हम दे सकते हैं। बच्चों को जो चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है, आपको पता है आलूदगी की वजह से हो जाता है, कोई ऐसे कुछ खाने पीने की वजह से हो जाता है, अगर आपको नज़ला ज़ुकाम ज़्यादा हो तो चेस्ट इन्फेक्शंस हो जाते हैं। और भी फिर जैसे अभी ये स्मोक का मसला जो है वो बहुत ज़्यादा था, तो अभी भी लाहौर में सबको सिचुएशन जो है देखनी पड़ रही है। तो ये जो चेस्ट इन्फेक्शंस मोस्टली बच्चों में पाए जाते हैं, किस उम्र में पाए जाते हैं, क्या सीवियर शक्ल जो है वो अख्तियार कर लेते हैं, उसकी क्या प्रिकॉशंस हैं, तो ये सारी चीज़ें पूछने के लिए जो हमने मेहमान मदऊ की हैं वो हमारे पास हैं फरहत इमरान, प्रेसिडेंट वुमेंस चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हमारे साथ। सॉरी हमारे पास हैं प्रोफेसर डॉक्टर लुबना रियाज, हेड ऑफ पेड्स, शेख जायद हॉस्पिटल से हमने ख़ास तौर पे इनको मदऊ किया है। तो आज हम इनसे चेस्ट इन्फेक्शन के ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम, कैसी हैं जी? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये छोटी उम्र के जो बच्चे हैं जिनमें चेस्ट इन्फेक्शन पाया जाता है, ये क्यों पाया जाता है और किस हाथ की वजह से ये सारी चीज़ें हो जाती हैं? अच्छा, बेसिकली ये कि वैसे तो दुनिया में जो स्टैट्स और रिसेंट स्टैट्स आए हैं उसके लिहाज से नमूनिया इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ हमारे यहाँ, यानी और पाकिस्तान में और साउथ ईस्ट एशिया में एवरी 5 सेकंड्स के बाद जो है 39 सेकंड्स के बाद 1 डेथ होती है ड्यू टू नमूनिया, और एवरी 4th बच्चा 1 out of 4 जो है वो नमूनिया से डेथ होती है। और ये वैसे तो ये है कि कोल्ड में विंटर सीज़न में बहुत ज़्यादा इसकी परसेंटेज है एज़ कम्पेयर टू गर्मियों में, और ये हम नहीं कह सकते कि गर्मियों में भी नमूनिया नहीं होता, तब भी होता है, लेकिन सर्दियों में बेसिकली आपकी एक तो कोल्ड एयर, ठीक है, कोल्ड एयर की वजह से हमारे अपने अंदर बॉडी के अंदर कुव्वत मुदाफ़ियत के लिए अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा निज़ाम बनाया हुआ है। इसमें छोटे छोटे से बाल जिन्हें हम सीलिया कहते हैं फ्रॉम द नोज़ से लेके लंग्स तक मौजूद होते हैं। अच्छा। और जो कि प्रोटेक्शन करते हैं, लेकिन कोल्ड एयर की वजह से उनकी मूवमेंट जो है वो थोड़ी सी ख़राब होती है। इसके अलावा ये हो जाता है ह्यूमिडिटी, लो ह्यूमिडिटी की हाई ह्यूमिडिटी की वजह से, और जो है वो ड्राई एयर की वजह से उनकी मूवमेंट्स जो है सीलिया की वो डिस्टर्प्टेड हो जाती है, तो वो जो आम जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं या रेशा होता है वो जमना शुरू हो जाता है, तो उससे जो है चेस्ट इन्फेक्शन जो है नमूनिया की तरफ चली जाती है। अच्छा। ऑल्दो कि सारी चेस्ट इन्फेक्शन नमूनिया नहीं होते, इसको नमूनिया करने में हमारा अपना भी बहुत बड़ा रोल है। इसमें बहुत फ़र्क है, चेस्ट इन्फेक्शन और नमूनिया दोनों में फ़र्क है, ठीक है ना। इसमें बेसिकली ये एक तो चेस्ट इन्फेक्शन में अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, लोअर होता है, लोअर को हम चेस्ट कहते हैं, जिसमें कि हमारी छाती इन्वॉल्व होती है। अब उसमें ये होता है फ्लू, ठीक है, फ्लू भी चेस्ट इन्फेक्शन ही है, उसमें भी आपकी जो है आपकी रिस्पायरेटरी जो सिस्टम है वो सही तरीके से काम नहीं करता, नाक बंद होती है, रेशा प्रोड्यूस होता है, खांसी शुरू हो जाती है, और यही अगर जमना शुरू हो जाए उसके लिए हम एहतियाती तदाबीर ना करें, टाइमली इसको डायग्नोज ना करें, तो ये नमूनिया बन जाता है और वो सीवियर नमूनिया बन जाता है। अब नमूनिया भी 2 किस्म के होते हैं, इसमें से जो 70% नमूनिया है वो वायरल होता है, ठीक है। अच्छा। वायरस की वजह से होता है, और जो 30% है वो बैक्टीरियल होता है, और अगर हम टाइमली इसको ना डायग्नोज करें तो वायरल नमूनिया के ऊपर सेकेंडरी बैक्टीरियल भी हो जाता है, ऊपर से बैक्टीरिया भी आ जाते हैं। इसकी पहचान कैसे करेंगे कि एक तो सबसे पहली बात कि ये चेस्ट इन्फेक्शन है या ये नमूनिया 1, नमूनिया 2 टाइप जो आप बता रही, हमें तो वैसी पहचान नहीं होती, इसकी पहचान कैसे करें? इसकी पहचान बिल्कुल सिंपल है, आम यानी जो अनएजुकेटेड जो घर वाले भी हैं, पेरेंट्स हैं, वो भी पहचान कर सकते हैं। अच्छा। देखिए, बच्चे को अगर नज़ला ज़ुकाम खांसी 3 दिन से ज़्यादा हो गया है, हाँ। ठीक है, इट मीन्स कि कोई ना कोई वजह तो है जो ये लंबा कर रही है, ठीक है। उसमें आपके अगर बुखार 3 दिन से ज़्यादा रह गया है, अगर खांसी बिल्कुल सेटल नहीं हो रही, दौरों की सूरत में 3 दिन से ज़्यादा वो बच्चा निकाल भी नहीं सक रहा, हाँ। और बढ़ती जा रही है। इसके अलावा ये कि आपके बच्चा सो नहीं सक रहा, दूध कम पी रहा है, और गड़गड़ वाली गड़गड़ाहट वाली
आवाज़ें बहुत आना शुरू हो गई हैं। इसके अलावा छाती पसली चलना एक चीज़ कहते हैं, जिसमें तेज़ तेज़ सांस नॉर्मल हमने हमारे रेट्स के लिहाज से। बुजुर्गों से सुना है पसली चलना, ये किस तरह से पीछे से फील करेंगे हम पसली? नहीं, पीछे से नहीं, हम आगे से देखते हैं, इधर आगे से जी, फ्रंट से देखते हैं। आपने देखा होगा पसलियाँ यूं इस तरह से शेप में, ठीक है ना। उसमें क्या होता है पसली चलने में कि तेज़ तेज़ सांस लेना शुरू कर देता है बच्चा, और उधर गड्ढे बनना शुरू हो जाते हैं, वो अंदर दब जाता है। एक पेट ऊपर की तरफ होता है और जहाँ पे आपकी पसलियाँ ख़त्म हो रही होती हैं वहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा बनने लगता है। इसे लोअर चेस्ट सिंड्रोम कहते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। और रिस्पायरेटरी रेट हर एज के लिहाज से जो अंडर 5 बच्चे हैं उनका यानी एक कट ऑफ पॉइंट है। जिस तरह न्यूनेट जो नवाजिदा बच्चे होते हैं, न्यू बॉर्न होते हैं, उनमें 60 से अबव अगर है, ठीक है। इसी तरह 1 साल तक 50 से अबव है और 40 से अबव है 1 ईयर से अबव में, तो वो कट ऑफ पॉइंट्स है। अगर बच्चे के ये रेट ज़्यादा हैं अपनी एज के हिसाब से, तो मदर या फादर या घर में जो भी बड़ा मौजूद है वो 1 मिनट तक या आधे मिनट तक उसको काउंट करे, ठीक है। अगर बच्चा समझ ले अगर 15 डेज़ का है और उसका 65-66 आ रहा है तो और साथ में लोअर चेस्ट सिंड्रोम आ रही, तो ये सिवियर नमूनिया, ये यानी शदीद नमूनिया की तरफ चला जाता है, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ रेट ज़्यादा है और लोअर चेस्ट सिंड्रोम या जिसको कहते हैं पसलियों का अंदर होना, गड्ढे पड़ना, वो नहीं है, तो इसका मतलब है आम नमूनिया है। और रेट कभी कभी नाक बंद होने से भी बच्चों में ज़्यादा हो जाता है, तो उसके लिए हमारे पास एहतियाती तदाबीर होती हैं, कुछ ट्रीटमेंट्स होती हैं जिससे बेहतर हो जाता है। अच्छा, इसमें फीवर चेक भी कोई है कि कितना? जी, फीवर का ये है कि फीवर दिन तक? जी, फीवर का ये है कि 3 डेज से अगर फीवर है तो आप फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें। अच्छा। हमारे यहाँ जो डायग्नोसिस और नमूनिया की डेथ्स बहुत ज़्यादा जो हो रही हैं वो ये है कि होम रेमेडीज़ घर में रखना, उसको हॉस्पिटल नहीं ले जाना। अब फ़ौरन अगर आपको लगे 2 दिन गुजर गए, बच्चा नहीं ठीक हो रहा, दूध नहीं सही पी रहा, सांस तेज़ ले रहा है, कोई भी मसला हुआ, आप फ़ौरन लेके आएँ, ठीक है। हमारे पास अक्सर बच्चे तब आते हैं जब वो नीले हुए हुए होते हैं, जब उनका सांस तेज़ हो के बिल्कुल वो एग्जॉस्ट हो जाते, कम हो जाते हैं। और इसके अलावा ये कि जिनमें गड़गड़ाहट, छाती बिल्कुल जकड़ जाती है, एयर एंट्री जो होती है नॉर्मली हमारी क्या एहसास नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं सही जाएगी, तो सही बेहतर नहीं होते बच्चे, ठीक है ना जी। जो नाक बिल्कुल एक कुछ बच्चों का बंद ही होता है, मोस्टली वो महीना गुजार देते हैं इसी तरह कि जैसे बलगम या पूरी कोई चीज़ नाक के अंदर जो है ना वो फंसी हुई है, गला खुल के आवाज़ नहीं निकलती उनकी, वो भी क्या इसी सिचुएशन का? देखिए, वो वायरल इन्फेक्शन तो है, इसके अलावा एलर्जी हमारे यहाँ आपको पता है कि एलर्जेंस हमारे हवा में, स्मोक पिछले दिनों थी, धुआं, पोल्यूशन, आजकल फॉग है, ठीक है ना, इतना ज़्यादा है, तो हम क्या इनहेल कर रहे हैं, हम यही चीज़ें इनहेल कर रहे हैं, ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता हमारे नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली हमारा जो नाक का जो लिक्विड जो निकलता है वो बिल्कुल क्लियर होता है, लेकिन वो जब थिक हो जाए और जमना शुरू कर दे किसी भी वजह से, तो जो है उससे नाक बंद हो जाती है। और जब नाक बंद होती है तो उसके लिए हमारे पास होते हैं प्रॉब्लम्स, यानी सॉल्व करने के लिए घर में होती है स्टीम इनहेलेशन, ह्यूमिडिफायर्स। अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो सिंपल हीटर के आगे आप, पुराने ज़माने में आपने देखा होगा हमारी अम्मियाँ क्या करती थी, पानी स्टील की देगची में रख देती थी। हीटर कौन सा वाला, वो जो एयर वाला हीटर है देखिए, या वो इलेक्ट्रिक हीटर? ये आपके गैस वाला हीटर, क्योंकि हमारे यहाँ गैस वाला ही ज़्यादा अवेलेबल है, बिजली की वजह से हीटर्स तो बड़े मुश्किल हैं, लेकिन उसमें अक्सर हीटर्स में ह्यूमिडिफायर भी मौजूद होते हैं, ठीक है। तो अच्छा, हम नेबुलाइज का भी आपसे पूछेंगे, तो आपने वो बात बता दी जो बिल्कुल कम खर्च बालानशी में, घर गाँव वगैरह में भी इलाकों में इस्तेमाल किया जा सकता है। हम बच्चों को नेबुलाइज करवा सकते हैं घर में, और किस एज के बच्चों को खुद करवा सकते हैं अगर हमें लग रहा है कि ये चेस्ट इन्फेक्शन वाली सिचुएशन जैसे आपने पहचान बताई है? अच्छा, इसके लिए ये कि देखिए सेल्फ रेमेडी तो हमेशा नुकसानदेह होती है। सबसे पहले इसके लिए डॉक्टर से कांटेक्ट ज़रूर करें ताकि वो आपको बताए कि आइदर नेबुलाइजेशन ऑप्शन है भी कि नहीं है, ठीक है। सिंपल स्टीम इनहेलेशन, घर में स्टीमर मौजूद होते हैं, उससे भी बच्चे बेहतर हो जाते हैं अगर सिंपल चेस्ट इन्फेक्शन हुई है या आपका फ्लू लाइक इलनेस हुई है। लेकिन नेबुलाइजेशन का अब आजकल हमारे यहाँ ट्रेंड इतना है, और वैसे भी लॉजिस्टिकली इतना पॉसिबल नहीं है कि हर नेबुलाइजेशन के लिए हॉस्पिटल जाया जाए। तो अगर आपका डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है नेबुलाइजेशन, और नेबुलाइजेशन की कंडीशंस क्या होती हैं, जैसा एलर्जी में अक्सर नालियाँ छोटी हो जाती, तंग हो जाती हैं, तो जब उससे हवा जाती है तो उसे विजिंग कहते हैं कि विस्लिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, तो उसमें नेबुलाइजेशन की जो है रिक्वायरमेंट होती है कि आप नेबुलाइज कर देते हैं उसमें। तो वो आपका डॉक्टर आपको बताएगा, कुछ मेडिसिन है जो कि आपकी नालियों को थोड़ा सा कुशादा कर देती हैं, और उसमें जो है जमा हुआ जो बलगम है उसको लिक्विफाई करके तो निकाल देती हैं।
हैं, तो उसमें नेबुलाइजेशन होती है कि इंडिकेशन है कि आप नेबुलाइज कर सकते हैं। और ये जो विक्स वगैरह लगाते हैं हम बच्चों के चेस्ट पे, नाक पे, गर्दन पे, नहीं, विक्स आजकल बिल्कुल ना उसको हम डिस्करेज कर रहे हैं, क्योंकि आपके विक्स में भी कुछ ऐसे, क्योंकि कार्बन्स वगैरह मौजूद होते हैं जो जाके लंग्स के ऊपर इफेक्ट करते हैं। अच्छा। उसके लिए बेहतर तरीका यही है कि वो दवाइयाँ होती हैं जिसको हम सैल्बुटामोल और इस तरह की मेडिसिन हैं कुछ, ये इप्राट्रोपियम, ये काफ़ी मुश्किल नाम है, लेकिन ये कुशादा करती हैं नालियों को, जो सीटियों की आवाज़ आती है उससे रोकती हैं। इसके अलावा हम नॉर्मल सेलाइन से कर सकते हैं। नॉर्मल सेलाइन जो है हमारी ये जो बलगम को थिक होने से रोकता है, इसको लिक्विफाई करता है, तो इससे भी नेबुलाइजेशन अकॉर्डिंग टू द डोज ऑफ द एज जो है हम करके तो वो भी हम दे सकते हैं। अच्छा, हमारे माशरे में माएँ जो है पाकिस्तान में ज़्यादातर क्या करती हैं, कैस्टीन और प्रीटॉन, एंटी एलर्जी टाइप जो मेडिकेशंस होती हैं, जो सिरप होती हैं, वो बच्चों को पिलाना शुरू कर देती हैं, क्योंकि ये कहती हैं सेफ़ है, ये कोई मसला नहीं है, एंटी एलर्जी भी उनको अगर हम देंगे तो इससे ये सारा इनका जो रनिंग बंद नोज़ है, चेस्ट है, ये सब कुछ बेहतर हो जाएगा। तो ये होता है, इसका कोई साइड इफेक्ट है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि हर मेडिसिन, इवन पैनाडॉल से भी आपको एलर्जी भी हो सकती है, रिएक्शन भी हो सकता है, तो कोई भी मेडिसिन जो है वो सेफ़ नहीं होती बच्चों के लिए, ठीक है। तो उसके लिए सबसे बेहतर ये है कि डॉक्टर एंटी एलर्जी क्यों? हाँ, एंटी एलर्जी हर चीज़ का एंटी एलर्जी नहीं होता। अगर नमूनिया है तो उसमें एंटी एलर्जी क्या करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है, बल्कि हम कफ सप्रेसेंट देते हैं। हालांकि खांसी इज़ अ गुड साइन। खांसी जब बच्चा करता है, इट मीन्स कि उसके अंदर जो जरासीम या बलगम फंसी वो निकालने की कोशिश करता है। बड़ा तो स्पुट आउट कर देता है, स्पिट आउट कर देता है कि वो बलगम के ज़रिए निकाल लेता है, खांसी के ज़रिए। छोटे बच्चे खांसी के ज़रिए बाहर निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसी को हम कफ सप्रेसेंट या एंटी एलर्जिक दे के उसे हम दबाने की जब कोशिश करेंगे ना, तो वो बच्चे का नमूनिया जकड़ना शुरू हो जाएगा, चेस्ट जकड़नी शुरू हो जाएगी और मसला हो जाएगा। हाँ, अगर आपको फ्लू लाइक इलनेस है जिसमें एलर्जी का एलिमेंट आपको लग रहा है, उसमें आप एंटी एलर्जी दे सकते हैं। लेकिन देखिए, आप मदर 1 चम्मच दे रही है, मे बी वो 10 cc का चम्मच है, 5 cc का, डोज अप्रोप्रिएट होनी चाहिए और वो आपका डॉक्टर ही बताएगा अकॉर्डिंग टू द एज। और 6 मंथ से बिलो में हम नहीं एंटी एलर्जी प्रिस्क्राइब करते, अबव 6 मंथ्स होता है। अक्सर बोतलों में भी ये लिखा हुआ होता है। तो ये है क्योंकि एंटी एलर्जी इज़ नॉट रिकमेंडेड बिलो द 6 मंथ्स ऑफ एज। 6-8-10 साल की उम्र के जो बच्चे होते हैं उनको अगर देसी मुर्गी की यखनियाँ वगैरह अगर पिलाई जाएँ, कुछ देसी नुस्खे इस तरह से, तो वो उनके लिए बेहतर होते हैं क्या? जैसे कावे वगैरह होते हैं, दालचीनी का, बड़ी इलायची और इस तरह से जो अदरक वगैरह का कावा, टर्मरिक डाल के जो बनाया जाता है चेस्ट इन्फेक्शन वगैरह के लिए, तो क्या ये पिलाया जा सकता है उनके लिए? हाँ, बड़े बच्चे हों जिस तरह 7-8 साल के, तो होम रेमेडीज वर्क करती हैं, ठीक है ना। वो क्या, हाँ, बलगम निकालती हैं, बलगम निकालती हैं। नमूनिया में नहीं वर्क करती, लेकिन हल्का फुल्का फ्लू, जिस तरह आजकल हर घर की स्टोरी है, हर बच्चा, हर बड़ा जो है वो इसमें इन्वॉल्व हुआ हुआ है कि उसको जो है इन्फेक्टेड है, तो वो उसमें हम ये रेमेडीज़ वर्क करती हैं। यखनी वैसे भी देसी मुर्गी की बहुत अच्छी है, देसी चीज़ें, मटन की हो गई, आपके जो है शहद डाल के नीम गर्म दूध में या नीम गर्म इसमें आप दे देते हो पानी में, तो ये सारी बेहतर होती हैं। ये भी बलगम निकालने में मदद करती हैं। छोटे बच्चों में भी हम चम्मच से यखनी वगैरह दे देते हैं, क्योंकि बच्चा ना लिक्विड्स ही ज़्यादा ले रहा होता है। ये भी परेशानी वाली बात होती है। माएँ कहती हैं कि दूध नहीं पी रहा या ये खा नहीं रहा बच्चों के 6 मंथ्स के बाद, तो कोई मसला नहीं है, आप उसको जो है दूध ज़्यादा दें, पानी ज़्यादा दें। पानी की बहुत ज़रूरत होती है। दूध भी बंद करवा देते हैं कि दूध जो है वो बलगम पैदा करता है, इज़ दैट राइट? नहीं, बिल्कुल नहीं, दूध बिल्कुल बलगम नहीं करता, कोई ऐसा इशू नहीं है। आप दूध दें, ज़ाहिर बच्चे को आपने एनर्जी तो देनी है, पहले वो बीमार है, उसे दूध बंद करने से और आप बीमार कर दोगे। और चावल भी लोग कहते हैं ठंडी होती है, तासीर ठंडा होता है इसका, ये बलगम जो है ना और बनाता है, पैदा करता है। इसमें चावल, ये हमारी सारी मिथ्स हैं। कोई चीज़ ना ठंडी होती ना गर्म होती है। अल्लाह ताला ने ऑरेंजेस कहते हैं जी, सिट्रस फ्रूट सर्दियों में क्यों दिया है? विटामिन सी की वजह से। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा खांस रहा है और इस चीज़ का डर है कि आप जब खाना दोगे तो सांस की नाली में ले जाएगा या इस तरह, तो थोड़ा वेट कर लें, उसे नेबुलाइज कर लें, उसे स्टीम इनहेलेशन दे दें और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता से दें। क्योंकि अक्सर बच्चे हमारे पास जब आते हैं तो वो ये होता है कि वो ये जब वॉमिट खांस रहे होते हैं, वॉमिट करते हैं, सांस की नाली में ले जाते हैं, तो ये भी एस्पिरेशन नमूनिया है। तो इससे आपको बचना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसी कोई इन्फेक्शन वाली सिचुएशन चल रही है तो क्या बच्चों के लिए जो ये घर में बारबेक्यू अगर कोई हो रहा है, बन रहा है, उसके धुएं से भी उनको एलर्जी होगी, इरिटेट करेगा? घर में रोटी बन रही है,
सालन बन रहा है, चूल्हे का कोई ऐसे धुआं वगैरह है तो उससे भी उनको देखिए धुआं, स्मोक, ये सारी चीज़ें जो है पोल्यूशन में आपके ऐड होती हैं। और अगर एक बच्चा एक घर में जो है एलर्जी से है कि एलर्जी उसे होती है, क्योंकि एलर्जी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ बढ़ के वो नमूनिया की तरफ चली जाती है अगर टाइम नहीं ना गया, तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। इवन वैक्सीनेशन डॉक्टर जी, क्योंकि बिल्कुल मेरे पास टाइम खत्म होने का, मैंने वैक्सीनेशन का क्या कर सकेंगे? वैक्सीनेशन का बहुत बड़ा रोल है जो हम देते हैं। हमारे 9 मंथ्स की एज तक जितनी भी गवर्नमेंट वैक्सीनेशन कर रही है उनमें हमारे पास एच इन्फ्लुएंजा बी और इसके अलावा स्टेप नमूनिया वगैरह के लिए प्रिवेंशन की सारी वैक्सीन अवेलेबल है, तो वो आप ज़रूर लगवाएं। वैक्सीनेशन, टाइमली डॉक्टर से रुजू करना और एहतियात करना, ये तीनों चीज़ें जो है ना ये आपके नमूनिया से और इन सर्दियों में बहुत बचाव है। ये हर साल कराने पड़ते हैं? नहीं, वो एक फ्लू की वैक्सीन है जो अबव 1 ईयर बच्चे को करानी होती है, और वो ज़्यादा हाई रिस्क बच्चों में जिनका वज़न कम है, जिनमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत नहीं है, जिनको हार्ट की कोई इशू है, या ये कि जिनके घर में एलर्जी का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, तो उनमें हम जो है फ्लू की वैक्सीन एडवाइस करते हैं और उसका रोल है, उसका भी रोल है।